मंदी का खतरा दुनिया पर मंडराने की खबरें लंबे समय से चर्चा में है। महंगाई चरम पर है, कई देश दिवालिया हो चुके हैं और कई इसके मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन आखिर भारत की क्या स्थिति है और आने वाले समय में तेजी से ग्रोथ कर रही भारत की इकोनॉमी की ये रफ्तार यूं ही कायम रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीते दिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से आए बयान ने क्रिप्टो नाम की टेंशन फिर से खड़ी कर दी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बीते दिन आरबीआई गवर्नर की ओर से एक बयान सामने आया जिसने क्रिप्टो में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के होश तो फाख्ता किए ही साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर भारत में मंदी की मार पड़ी तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगी क्रिप्टो करेंसी। अगर इस बयान पर ध्यान ना भी दें तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो में निवेश करने वाले दुनिया भर के करीब 80% निवेशकों ने इसमें अपना पैसा गंवाया है। और बीते दिनों क्रिप्टो एक्सचेंजों की बात करें तो कुछ दिवालिया हो चुके और ज्यादातर की हालत खस्ता बनी हुई है। तो आज के स्वदेश विशेष के खास कार्यक्रम में क्रिप्टो से जुड़े कई अहम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ओम मालविया, प्रेसिडेंट टेजोस इंडिया, अजीत खुराना, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल, स्मिथ खाकर, टेक डिलिजेंस, डेल्टा ब्लॉकचेन फंड, श्यामला गोपीनाथ, पूर्व डिप्टी गवर्नर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और श्यामला जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी गई है गवर्नर साहब की तरफ से वो काफ़ी हलचल पैदा करने वाली है। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो करेंसी ने कभी पहले सुर्खियां नहीं यहाँ पर बटोरी, लेकिन जिस तरह से इसे कहा गया है कि अगला अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क आएगा तो वो क्रिप्टो की वजह से होगा। कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है इसकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए देखा जाए, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। आप कैसे इसको पढ़ती हैं और आप कैसे इसको समझती हैं, श्यामला जी? एक्चुअली जो गवर्नर ने कहा है वो ऐसा नहीं कि कल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। वो ये कह रहे हैं कि अभी तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था बड़ा 2008 में, तभी लॉट ऑफ रेगुलेशंस हैव कम, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथन, कैपिटल रेगुलेशन स्ट्रेंथन हुआ है, बैंक्स आर डूइंग वेल, सो बहुत कैपिटल है। तो वो क्राइसिस थोड़ा कह सकते हैं कि इवन कोविड में भी बैंक्स को इतना खतरा नहीं हुआ। लेकिन अगर क्रिप्टो को रेगुलेशन में अगर ले आएंगे और नहीं तो प्रोहिबिट नहीं करेंगे और चेक नहीं करेंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, इट विल रियली ग्रो। एंड क्योंकि वो फंडामेंटली अनस्टेबल है। हमने देखा है ना 21 में क्या हुआ, 22 में मई में एक वो लूना और टेरा था, वो फेलियर हो गया, फिर अभी एफटीएक्स का, तो ये कोलैप्स, ये इम्प्लोजन हो सकता है। एंड क्योंकि वो फंडामेंटली वैल्यू नहीं है, अनस्टेबल है। हमने तो देखा है कि गवर्नेंस भी बहुत पुअर है, वो कुछ अंडरलाइन कुछ नहीं है, मतलब मोस्टली स्पेकुलेटिव है कि और कोई आके ज्यादा पैसा देगा तो हमारा वैल्यू भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर ये सेगमेंट और ये फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक हो जाए, अगर वो हो जाएगा तो फिर क्राइसिस हो सकता है। there should be, because the financial crisis happens when there is a linkage with the financial system of any such market which is purely speculative, which has no underlying, which is not it's difficult to regulate. I don't know how के बोल रहे हैं कि रेगुलेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, अदर देन मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन और सुपरविजन कैसे किया जा सकता है ऐसे मार्केट को, शायद वही वजह से गवर्नर ने कहा। बिल्कुल। तो जो कंसर्न्स उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स और यूजर्स के हित में ही है। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं और दूसरा पक्ष जो है मैं वो अजीत खुराना जी से समझना चाहूँगी, क्योंकि कंसर्न्स उठाए गए हैं गवर्नर साहब की तरफ से अजीत जी, उसमें कोई दो राय नहीं है और सही तरह के कंसर्न्स भी उठाए गए हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब तक कोई अच्छी आर्गूमेंट ही नहीं सुनी है कि किस तरह का बेनिफिट देती है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम
सिस्टम और एक रेगुलेटर के परे जाके ये पूरा जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसीज का वो कामकाज करता है, और इसीलिए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस की एक बहुत बड़ी आहट हो सकते हैं। आपका तर्क यहाँ पर क्या है इनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, जो उन्होंने डर व्यक्त किया है कि आगे जाके बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, ये डर हमको भी है। यदि मैं निवेशक हूँ क्रिप्टो में, तो मैं अपना नुकसान तो नहीं करना चाहता। अगर क्रिप्टो या कोई भी एसेट क्लास बिल्कुल बेलगाम रहेगा, तो उसमें एफटीएक्स, टेरा लूना जैसे क्राइसिस आएंगे ही। मगर क्या इसका हम लोग निष्कर्ष ये निकालें कि अच्छा इसको बंद कर दो, फिर तो बहुत सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। जैसे कि श्यामला जी ने भी कहा कि बैंकिंग क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो हमने बैंक तो नहीं बंद किए थे, उन पे और नियंत्रण लाए थे, रेगुलेशन लाए थे। तो नियंत्रण कीजिए, बेलगाम मत रहने दीजिए। अगर आज हम कहते हैं कि 80% लोगों ने पैसे गंवाए हैं, हाँ, जब मार्केट सबसे निचले स्तर पर है, जबकि 75% से लेकर 90% तक कीमतें गिरी हैं, तो स्वाभाविक है। तो मेरा तर्क यहां पर यह है कि देखिए, जो डर आपने व्यक्त किया है ये सही है, हमें भी ये बहुत डर लगता है। मगर इससे ये कह देना कि भाई सारी चीजें बंद कर दो, तो फिर हमें सारी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। नहीं, एक ये भी चीज़ मुझे, आपने बिल्कुल सही कहा, एक निवेशक के लिहाज से देखा जाए तो वाकई जो उन्होंने कहा है वो बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और बिकॉज आपके पैसे लगे हुए हैं तो ये बात भी आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता है। लेकिन ओम, जो यहाँ पर डर दिखाया गया, जो डर यहाँ पर बताया गया है, उसमें से एक डर ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल वर्ल्ड के परे है क्रिप्टो करेंसी का पूरा कामकाज, वो उसमें विश्वास नहीं रखता है। ओम, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आप इतना ट्रैवल करते हैं, तमाम तरह के क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं। मुझे बताएं, जिन जिन देशों ने अब तक एक रेगुलेटेड फॉर्मेट अपनाया है, उनका अनुभव अब तक कैसा है, और उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, और कैसे एक रेगुलेशन के अधीन भी रहकर क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में कामकाज हो सकता है? सारे देशों ने एक कंट्रोलिंग टाइप का रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रखा है। आप सिंगापुर को देख लीजिए, आप यूएस को देख लीजिए। जो एफटीएक्स वाला पूरा ड्रामा हुआ, उसमें भी अभी उसका पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, पर जितना माना जा रहा है कि जो एफटीएक्स का जो यूएस एंटिटी है वो पूरा सॉल्वेंट है। जो भी घोटाला या जो भी हुआ है, वो एफटीएक्स जो आपके ऑफशोर अकाउंट में, जो ऑफशोर आइलैंड वगैरह में जो रजिस्टर्ड थी, वहां पे हुआ है। तो और दूसरा आप देख लीजिए कॉइनबेस को, जो कॉइनबेस एक पब्लिकली लिस्टेड और पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज है। अब उनको जब वो पब्लिकली लिस्टेड होता है तो आपको पूरी रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, एवरीथिंग आपको उस हिसाब से करना पड़ता है कि आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, आपके पास कितना एक्चुअल में बैलेंस है, आप कस्टमर फंड यूज कर रहे हो नहीं। तो ऑफकोर्स अगर आप इस टाइप के रेगुलेशन लाएंगे, आप इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स लाएंगे, तो डेट इज पॉसिबल। कॉइनबेस का पब्लिकली लिस्टेड होना इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। सेकेंड चीज हो गई आपका कि रेगुलेशन करना पॉसिबल है या नहीं, वो भी पॉसिबल है। अभी आपकी बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स को और बहुत सारी कंपनीज को डेटा भी जाता है कि कौन सा आपका पैसा कहाँ पे घूम रहा है। हमको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने एक एड्रेस बना लिया और आप अनोनिमस हो सकते हो और आपको पता नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ जो डेटा है वो आपका ट्रैक होता है कि कौन सा जो आपका अकाउंट है, कौन सा जो आपका मनी मूव कर रहा है, जो आपका क्रिप्टो मूव कर रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या एक देश से दूसरे देश में, वो किस चीज में, उसका किस जगह पे यूज हो रहा है, उसका भी मोटा मोटा रिपोर्ट होता है। उसमें बहुत सारी टीम, जैसे चैनालिसिस हो गई और इस टाइप की बड़ी बड़ी टीम्स है, जिनसे आपको पता होता है कि हाँ किस है। अभी आज के टाइम में ऐसा भी, अगर आजकल कोई एक्सचेंज हैक भी हो जाता है, वो भी हो जाए, तो 5 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर एड्रेसेस बैन हो जाते हैं ओवरऑल इन वर्ल्ड वाइड। तो अब मेरे को जो लगता है कि एक 100%, आप स्विट्जरलैंड देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, यहाँ पे इस टाइप के एग्जांपल नहीं मिलते, उनके अलग टाइप के सिस्टम होते हैं। तो रेगुलेशन लाना पूरा अच्छे तरीके से पॉसिबल है। अब ये है कि आप कितना डिटेल में, और मेन जो प्रॉब्लम है इसमें ये है कि आपको एजुकेशन में भी उतना ही फोकस करना जरूरी है। रेगुलेशन प्लस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे चीज में। और टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हमको एक टाइम पे बहुत सारी चीजों के लिए लगता था कि इट्स इम्पॉसिबल, इसमें कैसे रेगुलेशन लाएंगे। बहुत मार्केट्स, क्रिप्टो में भी लोग कहते हैं मार्केट्स पंप करते, एक टाइम पे हर्षद मेहता के टाइम पे वहां पर भी मार्केट्स पंप करते थे, पर धीरे धीरे हर जगह रेगुलेशन जहां पे इम्पॉसिबल लगता था वहां पॉसिबल हुआ है। तो इसमें भी पॉसिबल है। बहुत सारे कंट्रीज इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और बहुत जगह इस पे अच्छे से कंट्रोल भी है। एंड हम उनसे इंस्पिरेशन लेके, अगर हम अपना माइंडसेट बनाएंगे कि हमें रेगुलेशन लाना है, तो वी विल बी एबल टू डू इट। अगर हम पूरा ही वो माइंडसेट ही हम ऐसा रखेंगे नहीं, हमें तो लाना ही नहीं है, देन वी विल फेस ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स एंड विल गिव द आर्गुमेंट कि ये पॉसिबल नहीं है। तो
स्मिथ, आपसे अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल यही है कि जो रेगुलेशंस आए हैं उसमें किस किस तरह की बातें जो हैं वो ध्यान में रखी गई हैं, किस तरह के रेगुलेशन है, किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, और क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स और फाइनेंशियल क्राइम्स होने का खतरा है और जिस तरह से पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है, कोई अंडरलाइंग वैल्यू भी नहीं है ये बताया जाता है, तो बाकी देशों ने जहाँ पर अपनाया हुआ है, जहाँ रेगुलेशन वो लेकर आए हैं, किन किन बातों का ख्याल रखा है, किस किस तरह की सख्तियाँ जो है वो की गई हैं? राइट, सो फिलहाल इंडिया में तो रेगुलेशंस आए नहीं है क्रिप्टो के, बट जिन देशों में आए हैं जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजें अंडरलाई की है, जैसे कि अगर किसी एक्सचेंज में आपके फंड्स हो तो एक्सचेंज आपके फंड्स के साथ कुछ और काम नहीं कर सकती, जैसे कि उन्होंने बताया कि FTX यूएस सॉल्वेंट है, FTX जापान भी सॉल्वेंट है। FTX ने अभी स्टेटमेंट निकाला था कि जापान के जो उनके कस्टमर्स है उनको उनके सारे फंड्स विद इन कमिंग वीक्स मिल जाएंगे। सो इस तरह के रेगुलेशंस की किस तरह से आप इन्वेस्ट करें तो क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर रहेगा, किन चीजों के लिए आप यूज करते हो। कुछ कंट्रीज में जैसे क्रिप्टो एज अ लीगल टेंडर है, सो अगर आप कोई कुछ खरीदते हो, कोई लेट्स से यू टेक अ सर्विस, यू बाय समथिंग, तो उसमें आप क्रिप्टो एज अ पेमेंट मोड यूज कर सकते हो। कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो को लीगल टेंडर माना गया है, कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो को एज अ करेंसी माना गया है, कुछ कंट्रीज में एज एन एसेट क्लास माना गया है। सो हर देश के रेगुलेशंस अलग है। अब डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे इसको अप्रोच करेगा, इंडिया के हिसाब से किस तरह से फिट होता है। जैसे इंडिया में क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर कंसिडर नहीं किया जाता। लाइक इफ यू वांट टू, अगर आप कुछ भी सर्विस लेते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो यू कैन नॉट पे क्रिप्टो as money, you cannot count it as a legal tender. तो in a similar fashion हर कंट्री के रेगुलेशंस अलग है कि आप क्रिप्टो से क्या कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी अलग है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ कंट्रीज में एज अ करेंसी, एज अ कमोडिटी, एज एन एसेट। सो हर कंट्री का रेगुलेशंस अलग है। तो श्यामला जी, अगर रेगुलेशंस आते भी हैं या अगर हम मान लें कि अगर इसको कंसिडरेशन में भी लाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी सिफारिशें पहले भी जा चुकी हैं, तो वो उसका खाका क्या होगा, उसका स्वरूप क्या क्या हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको सबसे पहले नोटिस किया जा सकता है? मैं पहले ये बताऊंगी कि अगर कोई रेगुलेशन आएगा तो ये रिटेल इन्वेस्टर समझेंगे कि ये प्रोडक्ट सेफ है। पहले तो क्रिप्टो एसेट क्लास ही नहीं है, तो अननेसेसरी रिटेल इन्वेस्टर सोचेंगे कि ये एसेट में हम पैसा डाल सकते हैं, और वो ये सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वी नो वेरी वेल कि उसका कुछ अंडरलाइन नहीं है, सो दैट इज अ बिगर रिस्क। फिर लाइक एडवांस्ड इकोनॉमी से अगर वो रेगुलेशन अभी तक एक्चुअली डिस्कशन हो रहा है कि कैसे रेगुलेशन कर सकते हैं इसका, तो इसलिए बाज़ल कमेटी और ऑन बैंकिंग सुपरविजन कुछ कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है डिस्कशन के लिए कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसी जो एसेट बैकिंग है, लाइक कोई क्रिप्टो में कई क्रिप्टो है जो लाइक जैसे वो लूना भी था, स्टेबल कॉइन बोलते हैं कि वो डॉलर बैक है, तो ऐसा भी क्रिप्टो है जो वन बैक है, और भी एब्सोल्युटली देयर इज नो बैकिंग एट ऑल। तो कैसा रेगुलेशन करना है स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो जो स्टेबल कॉइन्स है और अदर क्रिप्टो कुछ नहीं है, तो वो सब अभी स्टिल चर्चा हो रही है बाज़ल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है। और ऑफ कोर्स पता नहीं चलता है कि क्या रेगुलेट करेंगी। ऑफ कोर्स वो मनी लॉन्ड्रिंग वो सब तो रेगुलेशंस ला सकते हैं, लेकिन जब भी अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है तो इन्वेस्टर को कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कर सकते हैं और कैसे रेगुलेशन ला सकता है। जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी ने जो रेगुलेशन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए है अभी, वो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, उसी की बहुत डाउट है। तो अभी चर्चा हो रही है, शायद G20 मीटिंग में भी ये इसकी चर्चा होगी। और एक बात है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में कुछ कैपिटल कंट्रोल, मतलब वो पूंजी नियंत्रण नहीं है। इंडिया में पूंजी नियंत्रण है, तो अगर कोई क्रिप्टो है, कई क्रिप्टो है जो डॉलर बैकिंग है, तो वो डॉलराइजेशन हो सकता है। फिर हमारे कंट्रोल कैपिटल फ्लोज पे हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आई मीन ये तो सब फंडामेंटल इश्यूज है।
कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए, जो इमर्जिंग मार्केट्स कैपिटल कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए पूरा फ्रीडम चला जाएगा अगर क्रिप्टो अलाउ करेंगे। तो ऐसे तो रेगुलेशन होगा तो शायद क्रिप्टो एसेट्स अगर होगा तो उसके लिए कैपिटल रेगुलेशंस, सो ऑल द रिस्क जो है, अगर बैंकिंग सिस्टम की बाज़ल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वो तो खाली कंसर्न विद फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज और बैंक्स, तो अगर उनका एक्सपोजर क्रिप्टो एसेट्स पे है तो हाउ वन शुड डील विद इट इन द बैंक बैलेंस शीट थ्रू कैपिटल रेगुलेशंस, एक्सपोजर लिमिट्स एंड टेकिंग इनटू अकाउंट वो ऑपरेशन रिस्क जो कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, साइबर रिस्क, वो सब। लेकिन द रिस्क टू द कम्युनिटी एज अ होल, जो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है, वो कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, वो अभी तक समझ में नहीं आया है। वो मैंने कंसल्टेशन पेपर में भी ये नहीं पता चलता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसा होगा क्रिप्टो। एक्चुअली हम लोग अगर इंडिया में तो सी वी आर सो मच, हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को रीइंफोर्स करना चाहेंगे कि क्रिप्टो एसेट एक्सपोजर नहीं लेना है उनको, लेंगे तो कितना रिस्क है। तो ये मार्केट जो इट ग्रोज अ लॉट, एंड हमारे पूंजी नियंत्रण जो है ऐसे हम कर सकते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी थोड़ा बैरियर हिंड्रेंस आ सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण और बुनियादी तौर पर काफ़ी मजबूत सवाल आपने खड़े किए हैं, जिनका जवाब मैं चाहूँगी कि अजीत खुराना जी हमको दें। क्योंकि अजीत जी देखिए, पूरे इकोसिस्टम की स्थापना करने की तो हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, रेगुलेटर आना चाहिए, रेगुलेशंस लगने चाहिए, इसको नियम कानून के कायदे में लाना चाहिए, वो तो एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको तूल इस बात से भी मिलता है क्योंकि बहुत गिरावट हुई है, निवेशकों ने अपने हाथ जलाए भी हैं, जिस भी तरह का हम फिलहाल बाजार में क्रैश देख रहे हैं, और उसके बाद एफटीएक्स जैसे मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, वो मौजूदा हालात में वैसे ही हिला हुआ है। और उसके बाद अगर कुछ इस तरह के सवाल गवर्नर साहब आके खड़ा करते हैं, तो ये सवाल निशान बन ही जाता है कि वाकई क्या इसमें सुरक्षित भविष्य है या नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो मैम ने भी बात हाईलाइट की है, उसका ध्यान तो रेगुलेशन में लाना ही होगा। लेकिन अभी जिनके हाथ जले हैं उनको भी तो एक सीख मिली है, वो भी तो डरे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिनसे मैं काफी निराश हूँ। पहली बात ये कि जो आज तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, क्राइसिस हुआ है क्रिप्टो में, वो एफटीएक्स का ही है, जो कि एनरॉन से भी बड़ा माना जा रहा है। और इसमें भी दो देश ऐसे हैं, जापान और यूएस, जिनके निवेशकों को कोई तकलीफ नहीं हुई, मतलब उनके पैसे विड्रॉ करने में बस थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो भारत के, हमारे देश के निवेशक थे एफटीएक्स में, उनके पैसे जीरो हो गए हैं। तो इससे मैं बहुत निराश हूं कि ऐसा क्यों। इसका कारण क्या है कि हमने इंडियन होने के बदले ऐसा क्यों है कि हमें नुकसान हुआ है, दूसरों को नहीं। तो इसका अगर हम जवाब ढूंढना चाहें, और आपने जैसा कहा कि निवेशकों के लिए भी क्या जो मैसेज है वो ये है, पिछले ही हफ्ते बीआईएस जो बासेल में है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उन्होंने एक प्रपोजल निकाला है कि जो बैंक्स है ग्लोबली, उनका जो टियर 1 कैपिटल होता है, वो उसमें से 2% तक स्पेसिफाइड क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं, निवेशकों की नहीं। और उन्होंने जो डिफाइन करने की कोशिश की है, उसमें क्लियर नहीं हुआ कि किस क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, मगर उसमें बिटकॉइन आता है, ये क्लियर हो गया है। तो एक तरफ हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि बासेल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक्स है वो भी निवेश करना चाहें, या निवेश नहीं होता, अपने बैलेंस शीट पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम ऐसे सवाल कर रहे हैं कि भाई इसे बैन करना है कि नहीं। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, जब तक हम सिर्फ ये चेतावनी देते रहेंगे कि भाई ये तो बड़ा कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, या इसे हम वॉलेटाइल कहने की जगह अनस्टेबल कहेंगे, वैसे तो शेयर मार्केट भी वॉलेटाइल होती है, उसे भी अनस्टेबल कहो और बंद करो, तो तब तक ना तो ग्राहक समझेगा कि ये एसेट क्लास है, जुआ नहीं, और ना ही रेगुलेटर इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा। इसका जो हमारे पास रास्ता है वो यही है कि एक एक करके विश्व के और देश के जो जो कंसर्न है उसे एड्रेस करें। जैसे श्यामला जी ने कहा कि जो एडवांस इकोनॉमीज है उनको कैपिटल फ्लाइट की कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि इंडिया में कैपिटल फ्लाइट एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो उसके लिए इंडिया सेंट्रिक रेगुलेशंस आएंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसमें इंडिया सेंट्रिक कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ग्लोबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन शुरू तो करो। लेकिन आज अगर हम यही बात करते रह जाएंगे कि इसे बैन करना है कि नहीं,
तो नए निवेशक आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भैया ये बैन हो जाएगा। और जो पुराने निवेशक हैं उन्हें आज जो गवर्नर साहब की ये बात सुनते हैं, उन्होंने इतनी बार ये बात सुन ली है कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन श्यामला जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चर्चा में बातें आती रहती हैं और जो खबरों में बातें आती रहती है कि भारत का फोकस अब खुद की डीबीटीसी पर है और न कि प्राइवेट क्रिप्टो पर। हम पहले अपनी डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसका कैसा कामकाज, अभी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो किस तरह से उसका फल निकल कर आता है, उसके बाद उसके एनरोलमेंट के बाद ही हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ सोच पाएंगे। क्या ये सही है? I mean, I don't have any special knowledge, लेकिन ये तो क्लियर है कि आरबीआई अभी सीबीडीसी इज डेफिनेटली वो पहले वो करेंगे कि सीबीडीसी करेंसी हाउ टू get the benefits of all the advantages of currency, क्योंकि जो क्रिप्टो है वो करेंसी नहीं है, it's neither a currency nor a store of value nor does it protect any inflation. लेकिन ऑफ कोर्स ये करेंसी भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन है तो मैंने कहूंगी, लेकिन जो अभी एफर्ट है आरबीआई का वो है सीबीडीसी लाने में, और वही मतलब द ईज ऑफ ट्रांसफरिंग, जैसे क्रिप्टो में पीयर टू पीयर और वो सब कर सकते हैं, वैसे ये सीबीडीसी में भी इट विल बी बिल्ट इन टू द सीबीडीसी। तो आई थिंक आई थिंक गवर्नर को पूछा था कि crypto, this is really whether we are doing it just to see that crypto doesn't come, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोग CBDC में ही बहुत वैल्यू देखते हैं कि डिजिटल करेंसी होगा, and there are lot of advantages, जो फायदे हैं वो CBDC में वेरी एविडेंट है, जो क्रिप्टो में नहीं है। व्हाट इज द फायदा, वो एविडेंट नहीं है कि इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा क्रिप्टो से, लेकिन CBDC में बहुत ही बेनिफिट है डिजिटल करेंसी अगर हम इंट्रोड्यूस करें। ओम, क्योंकि हम अब इस पैनल को लेकर बैठे हैं और तमाम दर्शक जो आपको इस वक्त देख भी रहे होंगे, जिन्होंने विदेशी एक्सचेंजों में क्रिप्टो करेंसी के जरिए कुछ पैसे कमाने की मंशा भी रखी होगी और अभी हाल ही में वो FTX का पूरा मामला देख रहे हैं, उनके लिए वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा? सीख तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखो, इसमें जो मेन क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो आपका है सेल्फ कस्टडी। सेल्फ कस्टडी का मतलब हो गया कि अगर आप कुछ बिटकॉइन अपना वॉलेट में रखते हो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो हमेशा पहली चीज तो ये कि अगर आपको किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो बात अलग है, पर अगर आप करते हैं, अगर आपको जो पहले आप उसको सेल्फ कस्टडी कीजिए, ठीक है। सेल्फ कस्टडी में आप एक्सचेंज पे नहीं रखते, वो अपने पास रखता है, अब वो उसमें आपको चुराना या हैक करना इज इम्पॉसिबल। वही पूरा ब्लॉकचेन का यूज केस है। जैसे कि हमने देखे ही कि पुराने टाइम में सरकार कुछ कंट्रीज में सरकार आके लोगों से सोना भी उठा के लेके चली गई, बट इस केस में इट्स इज नॉट पॉसिबल। इफ यू, अगर आपके पास कस्टडी है तो आपके पास ही रहेगा, अनकॉन्फिस्केटेबल, समथिंग लाइक दैट। सेकंड चीज, अगर आप एक्सचेंज पे रखते भी है किसी भी एक्सचेंज पे, तो आप प्रॉपर उसका प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक कीजिए कि इसके पास सच में है, सच में ये सब पड़ा है या नहीं। कुछ एक्सचेंजेस है जो बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को ऑडिट वगैरह करते हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए। आप ये देखिए कि कॉइनबेस कैसे कर रहा है या क्रैकन कैसे कर रहा है, और उस हिसाब से मेक श्योर कीजिए आप कि अगर आपके पास एक क्रिप्टो भी है, वो क्रिप्टो सच में इनकी बैलेंस शीट में है या नहीं, वो मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और थर्ड थिंग हो गया, आपको अगर ट्रेड या कुछ अलग टाइप का एक्टिविटीज करनी है तो आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा कीजिए। उस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो इस टाइप की एजुकेशन देते हैं। तो आप इसमें सबसे बेस्ट है कि ये टाइम है सेल्फ एजुकेट होने का। बहुत सारे लोग क्या हुआ कि पिछले बुल रन में आए, उन्होंने किस क्रिप्टो के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ कस्टडी क्या होती है, एक्सचेंज के रिस्क क्या हो सकते हैं। उन्होंने सोचा सीधा से जाके इन्वेस्ट कर दिया, और उसकी गलती नहीं है बाय द वे, क्योंकि वो हर उस टाइम पे हर लोग पैसा बनाने को सोचता है। बट अभी कॉशियस एडवाइस यही होगी कि आप हर कदम फूक के लीजिए। अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा बड़ा पड़ा है या छोटा कुछ भी पड़ा है, आप सेल्फ कस्टडी करने का ट्राई कीजिए, उसका आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कीजिए। आपका जो भी सीड फ्रेज वगैरह उसको अच्छे से सिक्योर कीजिए, हार्डवेयर वॉलेट ला सकते हैं आप। अगर आपका एक्सचेंज के अंदर पड़ा है तो आप मेक श्योर कीजिए कि इनके पास एसेट रिजर्व, प्रूफ ऑफ रिजर्व है, एसेट वगैरह सब वहां पे पड़ा है, वो आपके कस्टमर फंड को यूज करके कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है।
और तीसरा, मेक श्योर कीजिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इस टाइप की चीजें करनी है, थोड़ा सेल्फ एजुकेट कीजिए और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को आप ज्यादा यूज कीजिए। उसमें आपका जो रिस्क है फंडामेंटली बहुत लो हो जाता है, बट इसमें यह है कि मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी वो एजुकेशन करने के लिए। यानी थोड़ा सा अनुभव भी आपका होना पड़ेगा। स्मित, आप क्या कहेंगे? मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन आपकी तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन। सेम कहना चाहूंगा कि आप सेल्फ कस्टडी कीजिए। मैं इन्वेस्टिंग साइड में ये कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, भले वो क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो या कुछ भी हो, आपको आपका ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। कि लोग ऐसे नहीं कि आपके दोस्त ने कहा कि ये कॉइन खरीद लो तो खरीद लेना चाहिए, वैसे नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पढ़िए, आप रिसर्च कीजिए, आप एजुकेट होइए कि क्या एग्जैक्टली ये कॉइन करता क्या है, उसकी कंपनी क्या करती है, फिर ही उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। प्लस आपके अगर सेल्फ कस्टडी भी करते हो आप, तो आपके जो सेल्फ कस्टडी के जो सीड फ्रेजेस है उसके आप मल्टीपल बैकअप्स बनाइए, सो दैट आपके जो फंड्स है किसी कारणवश आप उनके उसका एक्सेस लूज ना कर बैठे। प्लस सारी एक्सचेंजेस या जिस भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करें वहां पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए, सो दैट आपके अकाउंट्स सेफ रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें, आप आपकी खुद रिसर्च करके, खुद एजुकेट होके ही उसके अंदर इन्वेस्ट करें। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर गवर्नर साहब ने भले ही सवाल खड़े कर दिए हों, लेकिन अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं, तो वर्ड ऑफ कॉशन और किस तरह से आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, उसकी तमाम सलाह और नसीहत आपको इस शो के जरिए हमने दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।